हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 51वां भाग। रणविजय, गाड़ी रोको, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ईशानी चिल्लाए, तुम्हें बात नहीं करनी है, मुझे करनी है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। पर मुझे तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी है। गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है। घर पर सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ईशानी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी बात बताए बगैर कहीं जाने नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। जहां ले जा रहा हूं वहां चलो, रणविजय ने सपाट लहजे में कहते हुए एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी तुरंत ही हवा से बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी शहर की सीमा से पार हो जाती। ईशानी ने जब पीछे छूटता हुआ शहर देखा तो उसने अब तक खुद को संभाल लिया था। उसने गौर से रणविजय की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल भावना शून्य था। रणविजय को इस तरह से देखकर एक पल के लिए ईशानी डर सी गई। उसने रणविजय से गाड़ी रोकने की विनती शुरू कर दी, लेकिन रणविजय को तो जैसे सुनाई नहीं पड़ रहा था, जबकि रणविजय मन ही मन ईशानी के हालत के मजे ले रहा था। मैं लास्ट कह रही हूँ रणविजय, गाड़ी रोक दो, वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। ईशानी ने अब रणविजय को रोकना छोड़कर अपने साइड के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते हुए देखकर रणविजय ने धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम कर दी और एक साइड ले जाकर लगा दिया। दोनों शहर से दूर निकल आए थे और यहाँ पर बिल्कुल शांति थी। जब एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो समझ में नहीं आता ये कहाँ लेकर आ गए हो मुझे। अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? घर पर सब मेरा वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ रह गई। ईशानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो रणविजय से बात करना तो दूर, उसकी बातों का जवाब देना भी नहीं चाहती है। रणविजय पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ चुका था अपने सवालों के जवाब के लिए। क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? रणविजय ने आराम से ईशानी से पूछा। तुमको ऐसा लगता भी क्यों है कि अब हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए बच गया है? ईशानी इस मैटर पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। वो अच्छी तरह से समझती थी कि अगर उसने कुछ भी रणविजय से कहा और रणविजय को कुछ ऐसा वैसा शक हो गया कि नवीन जी के एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं मिस्टर रानावत का हाथ है, तो सीधे अपने पापा से उलझ जाएगा और फिर इसका नतीजा ईशानी और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। वो अपने चाचा जी को खो चुकी थी, अब किसी और को खोने की हिम्मत नहीं थी। मतलब, ईशानी की बात पर विजय को हैरानी हुई। देखो रणविजय, हम और तुम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज तक हमारी दोस्ती थी। अब कॉलेज खत्म हो चुका है तो हमें ये दोस्ती भी खत्म कर देनी चाहिए, ईशानी ने रणविजय को समझाते हुए कहा। इतने दिन तक रणविजय के साथ रहते हुए वो काफी हद तक तो रणविजय को समझ ही चुकी थी कि रणविजय से कोई भी बात या काम गुस्से में या फिर झगड़े से नहीं करवा सकती है, क्योंकि गुस्सा और जिद रणविजय में ईशानी से कहीं ज्यादा था। क्योंकि गुस्से में रणविजय अपनी सारी हदें तोड़ देता था और अगर किसी चीज के लिए जिद पर अगर आ जाए तो पहाड़ काटकर भी रास्ता बनाने की हिम्मत रखता था। रणविजय के जिस जुनून से ईशानी को प्यार हुआ था, आज उसे उसी जुनून से डर लग रहा था। वही रणविजय तो ईशानी से अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा था। आगे फ्यूचर में क्या करना है, इस चीज को डिस्कस करना चाह रहा था और इसलिए वह ईशानी को इतनी दूर लेकर आया भी था। लेकिन ईशानी तो सीधे उससे बात करने से मना कर रही थी। रणविजय को ईशानी की बात पर बहुत हैरानी हो रही थी। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? कॉलेज की दोस्ती? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी कॉलेज फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? बिल्कुल नहीं ईशानी, कॉलेज की दोस्ती तो हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी। हमारी दोस्ती ना सिर्फ दोस्ती बल्कि प्यार की सीमाओं को पार कर चुकी है, और अब इसे तोड़ना या छोड़ना मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी जिंदगी है। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी की जिंदगी नहीं रणविजय, बल्कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी संवारने की कोशिश की, उन सब की जिंदगी खराब होती गई है। प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। अगर अब और किसी के साथ ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात मान लो। ईशानी ने रणविजय के सामने हाथ जोड़ दिए। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ देखो। किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ बात क्या है? रणविजय ने ईशानी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, लेकिन ईशानी ने बहुत बेदर्दी से उसे झटक दिया। रणविजय ईशानी से बात करने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशानी को तो जैसे लग रहा था कि उसे कुछ सुनना ही नहीं है। वह बार बार रणविजय से उसे वापस उसके घर तक छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। रणविजय को ईशानी की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पहले ईशानी ने उसे ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल मिलना नहीं चाह रही थी, और आज भी वह इतनी मुश्किल से ईशानी को लेकर यहाँ आया है तो वह उसकी बात भी नहीं सुनना चाह रही है। लेकिन इन दिनों रणविजय ने अपने आने वाले बच्चे को लेकर नेट पर खूब सर्च किया था, और वहाँ से आधा अधूरा कचरा ज्ञान से लेकर बहुमूल्य ज्ञान उसे बहुत मिला था। इसमें उसने पढ़ा था कि इस टाइम में लड़कियों के मूड बहुत स्विंग होते हैं, कभी कभी उन्हें अनसिक्योरिटी भी फील होती है, और रणविजय ईशानी की बातों को इन्हीं सब चीज़ों से जोड़कर देख रहा था और उसे अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। ईशानी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम जल्दी शादी कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। रणविजय अपने तरीके से ईशानी को समझा रहा था। उसे लगा कि ईशानी के मन में डर है कि रणविजय अपना बच्चा अपना आएगा भी कि नहीं, और इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है, इन सब को लेकर ईशानी ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए इस तरह का बिहेव कर रही है। शादी। रणविजय की बात सुनकर ईशानी ने अपना सर पकड़ लिया। देखो रणविजय, जिन रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, रास्तों पर चलना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा और मेरा प्यार भी इन्हीं रास्तों में आता है। मैं एक बार इस रास्ते पर चलकर गलती कर चुकी हूँ, और अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती, और शादी तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्लीज़, आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग। ईशानी ने साफ साफ रणविजय से कहा, रास्ता तो तुम बाद में अलग करना और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम शादी मुझसे क्यों नहीं करना चाहती? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मेरे पेरेंट्स को इस शादी से प्रॉब्लम होगी तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, आखिर क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? अब तक ईशानी को मनाते हुए रणविजय को भी अब गुस्सा आने लगा था, और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वह किस तरीके से इसको हैंडल करे। जब उसकी बात पर ईशानी हल्के से मुस्कुरा दी। कमी पूछ रहे हो ना? एक कमी हो तब तो बताऊं। चलो तुम ही मुझे बताओ, है ही क्या तुम्हारे पास? मिस्टर रणविजय सिंह रानावत, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह हवा में महल बनाया करती हूँ। शादी करके घर बसाने के लिए सिर्फ 2 लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, और ना ही सिर्फ उन लोगों के बीच में केवल प्यार होना जरूरी होता है, बल्कि इस घर को चलाने के लिए सबसे पहले पैसों की जरूरत होती है। भूखे पेट तो भगवान का भजन नहीं होता, घर क्या चलेगा जब पेट की आग तेज जलती है ना? तो तुम जिस प्यार की बात कर रहे हो, सबसे पहले यही जलकर भस्म होता है। माना कि तुम बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हो, लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, पर कभी सोचा है इसमें तुम्हारा है क्या? ये जो 6 फीट 3 इंच के लंबे चौड़े वजूद पर इतराते फिरते हो ना, ये भी तुम्हारा खुद का नहीं है, इसे भी ऊपर वाले ने दिया है। और यह जो खूबसूरत चेहरा है ना, ये भी ऊपर वाले ने गढ़ा है, तुमने नहीं। तुमने तो ढंग से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, कि तुम एक अच्छी जॉब पाकर घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। अपने ये जुनून और शौक भी पूरे कर,
सको। ईशानी एक पल सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली, तुम अपना घर और परिवार छोड़ने की बात कर रहे हो ना? कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो तुम अपना घर परिवार छोड़कर मुझसे शादी कर लोगे। चलो ये भी मान लिया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? कभी सोचा है? ये गाड़ी, ये बंगला, तुम्हारे रहने का लाइफस्टाइल, कभी सोचा है क्या होगा इनके साथ? नहीं ना। उसे सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और कहते हो कि तुम फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। एक बार रानावत पैलेस छोड़ने पर सब कुछ बदल जाएगा रणविजय, सब कुछ। एक बार मेरे कहने पर तुम इस चीज को सोचकर देखो। तुम सीधे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिए जाओगे, क्योंकि जिन पैसों के बल पर तुम उड़ते हो ना, वह पैसे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पापा के कमाई के हैं। है ही क्या तुम्हारे पास, जिसको देखकर मैं तुमसे एक बार भी शादी करने के लिए सोचूं, सिवाय इस रानावत सरनेम के? और जब वह भी तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा तो मैं क्यों करूं तुमसे शादी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं जो जानबूझकर कुएं में कूदूंगी। इसलिए प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो, और प्लीज़ चले जाओ मेरे रास्ते से दूर। खुद भी चैन से जियो और मुझे भी जीने दो। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कभी कोई ईशानी नाम की लड़की भी थी। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब तुम भी आगे बढ़ जाओ, ईशानी ने कहा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रणविजय को अपने से दूर करने के लिए इसी में सबकी भलाई थी। तुम ऐसा एक झटके में कैसे कह सकती हो कि तुम आगे बढ़ चुकी हो और मैं भी आगे बढ़ जाऊं? रणविजय की ईशानी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैं सिर्फ ऐसा कह नहीं रही बल्कि कर चुकी हूँ। रणविजय, मैंने तुमसे जुड़ी हुई हर याद को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अब बीती बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। ईशानी ने मुंह फेर लिया, जबकि इस बात को सुनकर रणविजय के कदम लड़खड़ा गए। उसके दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह चोट करने लगी। उसके दिमाग में यह बात आई कि ईशानी कह रही है कि उसने रणविजय से जुड़ी हुई हर याद, यानी कि अपने आने वाले बच्चे को खत्म कर दिया है। रणविजय आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बीते कुछ ही दिनों में रणविजय ने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत खूबसूरत ख्वाब अपनी पलकों पर बनने शुरू कर दिए थे, और आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे ख्वाब किसी ने झटके से कांच की तरह तोड़कर बिखेर दिए हो। सही कहा गया है कि सपने कांच की तरह नाजुक होते हैं, इसलिए इनको पलकों पर संभाल कर रखा जाता है, और जब ये पलकों से गिरकर टूटते हैं तो इनकी टुकड़े अंदर आत्मा तक को घायल कर देती हैं। पर ईशानी, एक बार तो मुझसे बात किया होता। वो हमारी जिंदगी थी। बहुत मुश्किल से रणविजय ने खुद को संभाला। यह मेरी जिंदगी है रणविजय, और मैं अपनी जिंदगी से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी से बात करने और पूछने की जरूरत नहीं है। ईशानी ने अपनी मुठिया बंद करके खुद को संभाल लिया। ईशानी को ये लग रहा था कि रणविजय उस जिंदगी की बात कर रहा है जिस जिंदगी को बिताने के सपने उन लोगों ने एक साथ बेंगलुरु में देखे थे। ईशानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था। वह रणविजय से नज़र मिलाना भी नहीं चाहती थी। वही रणविजय को ऐसा लग रहा था कि ईशानी अब इस मैटर पर कोई बात करना ही नहीं चाहती। गाड़ी में बैठो, रणविजय ने ईशानी से कहा। दोनों जितनी तेजी से यहाँ पर आए थे, उतनी ही तेजी से रणविजय ने गाड़ी वापस शहर की तरफ ले ली थी। पूरे रास्ते रणविजय की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि ठीक ही कह रही है ईशानी, आखिर अब इस मैटर पर बात करने के लिए बचा ही क्या है। जिस जिंदगी को सोचकर रणविजय ने इतने सपने बुने थे, एक पल में टूट गए थे। वही ईशानी अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाए हुए अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी। आंसू तो लग रहा था जैसे कि पलकों की बांध तोड़कर निकलने के लिए व्याकुल थे। ईशानी की हालत बिल्कुल खराब होती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ने लगा था, घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि शरीर से किसी ने
जान ही निकाल ली हो। लो आ गए हम उस मोड़ पर, जहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग होता है। उम्मीद करूंगा कि अब हमारे रास्ते कभी एक दूसरे से ना मिले। रणविजय ने ईशानी के कॉलोनी के मेन रोड पर अपनी गाड़ी रोकते हुए कहा। रणविजय की बात सुनकर ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने रणविजय की तरफ देखा जो कि दूसरी ओर देख रहा था। सच तो ये था कि दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने दिल का दर्द छुपा रहे थे। ईशानी गाड़ी से उतर गई। रणविजय ने अगले ही पल गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा ली। ये देखे बिना कि उसकी गाड़ी के आगे बढ़ते ही ईशानी वही मेन रोड पर बेहोश होकर गिर चुकी थी। क्या हुआ था जानने के लिए बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी सुनाने के बाद अर्थ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।